नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पे हॉन्टिंग आवर्स। यह कहानी आपकी दिल की धड़कनें तेज करने वाली है। यह कहानी एक सरकारी बस ड्राइवर की है जिसका नाम मोहन सिंह है और उनके साथ उसका एक कंडक्टर भी है जिसका नाम चिंटू है। तो अब मैं आपको यह कहानी मोहन सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और साथ में डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं एक सरकारी ड्राइवर हूँ। मुझे बस चलाते हुए लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गया है और इन 25 सालों में मुझे बस चलाने में काफ़ी अच्छा अनुभव हो गया है। मैंने इन 25 सालों में ना जाने कितने रूट्स पर अब बस चलाई है और हर तरह के रास्तों पर बस को संभालते हुए खुद को साबित भी किया है। मेरे साथ एक कंडक्टर भी है जिसका नाम चिंटू है। चिंटू एक होशियार ईमानदार इंसान है। मैं पहले किसी और रूट पर बस चलाता था। इस बार मेरा ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश के एक नए रूट पर हुआ था। यह नया रूट कुछ खास था। मुझे अब लखनऊ से होते हुए एक गांव की ओर बस ले जानी थी। उस गांव का नाम विजयपुर था और उस दिन के वक्त भी उस तरफ जाने वाली सड़क काफ़ी अलग नज़र आती थी। मैं अपनी बस उस रूट पर दिन के वक्त ही चलाता था। मुझे हर रोज़ एक चक्कर लगाना पड़ता था क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था और कभी कभी वापसी पर मुझे शाम हो जाती थी। कुशालपुर पहुंचने से पहले 2 से 3 छोटे छोटे गांव भी आते थे। वहां से भी काफ़ी सवारियां मेरी बस पर चढ़ती थी। अब मुझे इस नए रूट पर बस चलाते हुए लगभग 4 से 5 महीने हो गए थे। मैं हर रोज़ उस गांव से शहर और फिर वापसी पे उस शहर से कुशालपुर तक चलाता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं और चिंटू एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मेरे कंडक्टर चिंटू मुझसे कहता कि उस्ताद, क्या आपने कभी इस रास्ते के बारे में कुछ अजीब सुना है? मैंने कहा, नहीं तो। फिर चिंटू कहता, उस्ताद, मैंने तो सुना है यह रूट दिन के वक्त तो ठीक है लेकिन रात में खतरों से खाली नहीं है। कहते ही रात के वक्त यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ काफ़ी अजीबो गरीबे हादसे हुए हैं और कुछ लोगों को तो आज तक पता नहीं चला कि कहाँ गए हैं। और फिर वह मुझसे कहता कि उस्ताद, मैंने गाड़ी में बैठी सवारियों से भी काफ़ी बार ऐसा सुना है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, क्या यार चिंटू, तुम भी किन बातों में विश्वास करते हो? यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता और ऐसी अफवाहें तो गांव में होती रहती है, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। और तुम्हें तो पता है हमें भी काफ़ी वक्त हो गया है इस रूट पर चलते, लेकिन आज तक तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। तभी चिंटू कहता, उस्ताद, रात के वक्त तो हम कभी नहीं गए ना इस रूट पे। तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम भी किन बातों को पकड़ के बैठे हो, इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और रही रात की बात, तो कभी ना कभी वह भी देख लेंगे। फिर मैंने चिंटू से कहा, इन बातों को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद हम हर रोज की तरह उस रूट पर ही चलते रहे। दरअसल मैं भूत प्रेत पर विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या होने वाला है। अब सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था कि फिर वह दिन आ ही जाता है जिस दिन हमारे साथ वह घटना हुई थी। उस रात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता था। वह मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने एक बुरे सपने की तरह है और जो मेरे रोंगटे आज भी खड़े कर देता है। दरअसल मैं अपनी बस को रोज की तरह कुशालपुर से अपने शहर की तरफ ले जा रहा था। अब शहर में पहुंचते ही मैंने अपने कंडक्टर चिंटू से कहता हूँ, चिंटू, आज हम बस का काम करवा लेते हैं। इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है
और काफ़ी दिनों से यह बात नोटिस भी कर रहा था कि बस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि किसी दिन इसका काम करवा ही लूँगा, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारे पास वक्त ही वक्त है और हम जल्दी से अपनी बस का काम करवाकर वापस भी आ जाएंगे कि हम जल्दी से सवारी को लेकर गांव की तरफ निकल जाएं। मेरी बात सुनकर मेरा कंडक्टर भी मान जाता है और कहता है, ठीक है उस्ताद, आज बस का काम करवा लेते हैं। उसके बाद मैं और मेरा कंडक्टर बस को लेकर मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं ताकि आगे रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मैकेनिक के वर्कशॉप पर पहुंचते ही हमने देखा कि वहां तो काफ़ी गाड़ियां लाइन में लगी हुई थी। लग रहा था कि आज मैकेनिक के पास काफ़ी ज़्यादा काम है। तो चिंटू ने थोड़ी बेचैनी से कहा, उस्ताद, लगता है आज हमें काफ़ी देर लग जाएगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं चिंटू, बस का काम ज़रूरी है, वरना कल हमें और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। फिर हम दोनों ने मैकेनिक से बात की और उन्हें बस के इंजन की प्रॉब्लम के बारे में बताया। जैसे जैसे समय बीतता गया हम दोनों को लगने लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही देर लगने वाली है। चिंटू ने बेचैन होकर कहा, उस्ताद, लगता है आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, राजू, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, मैकेनिक अपना काम कर रहा है, बस थोड़ा और वक्त लगेगा। लगभग 2 घंटे बाद मैकेनिक ने हमें इशारा किया कि बस का काम हो गया है। हम दोनों ने रात की सांस ली और फिर हम अपनी बस को लेकर वापस उसी जगह पहुंचे जहां से हमें सवारियों को लेकर उस गांव के लिए निकलना था। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां मुझे उस गांव की तरफ जाने वाली एक भी सवारी नजर नहीं आ रही थी। मुझे और चिंटू को थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने अपने कंडक्टर को कहा, चिंटू, आज तो कोई भी सवारी नजर नहीं आ रही है और अभी तो शाम भी नहीं हुई है। तो चिंटू ने इधर उधर देखा और फिर कहा, उस्ताद, लगता है हमको आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है, शायद सवारियां किसी और गाड़ी में चली गई। फिर मैंने सोचा, चिंटू ठीक ही कह रहा है, हो सकता है कि वह किसी और ही गाड़ी में चली गई होगी, क्योंकि उन लोगों को क्या पता था कि हम बस का काम करवा रहे थे और वह हमारा इंतज़ार आखिर क्यों करते। मैंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए बस स्टार्ट की और कुशालपुर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने बस स्टार्ट की और थोड़ा और आगे बढ़ा, तेजी से चिंटू मुझसे कहने लगा, उस्ताद, आज हम एक काम करते हैं, हम दोनों यहीं रुक जाते हैं और किसी होटल में जाकर आराम करते हैं। वैसे भी हमें अब काफ़ी देर हो गई है और रात के उस रास्ते पर जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। काश मैंने उस दिन अपने कंडक्टर की वह बात मान ली होती, तो शायद वह हादसा हमारे साथ कभी नहीं होता। फिर मैंने अपने कंडक्टर से कहा, चिंटू, हम आज रुक नहीं सकते, हमारा जाना ज़रूरी है। यह सरकारी बस है, हमें इस बस को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। टेंशन मत लो, वैसे भी हम यहाँ से तो रोज ही चलते हैं, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरे कंडक्टर चिंटू भी मान जाता है और कहता है, ठीक है उस्ताद, तुम कहते हो तो सब अच्छा ही होगा। उसके बाद हम दोनों अपनी बस में बैठ जाते हैं और फिर मैं अपनी बस को लेके कुशालपुर की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि हमें उस दिन एक भी सवारियाँ नहीं मिली थी और उस वक्त अभी रात होना बाकी थी। दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ, उस टाइम जनवरी का महीना चल रहा था और उस समय सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। अब मैं और मेरा कंडक्टर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। हम लगभग दिन के 5 बजे के करीब वहाँ से निकल जाते हैं और फिर मेरा कंडक्टर मेरे साथ मेरे कैबिन में बैठ जाता है। फिर हम रास्ते में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अब जैसे ही हम गांव की ओर बढ़ रहे थे, मैंने देखा कि सड़क के किनारे 2 आदमी खड़े हैं जो हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने चिंटू से पूछा, चिंटू, यह लोग इस वक्त कहाँ जा रहे होंगे? ये हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं, क्या बोलते हो, मैं बस रोककर इन्हें लिफ्ट दे दूं या नहीं? चिंटू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, उस्ताद, अभी तो रात भी नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, चढ़ा लेते हैं, कम से कम हम दोनों के अलावा यहाँ भी होंगे बस में। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यार चिंटू, तुम अभी भी रात को लेकर डरे हुए हो? कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी चिंटू ने बेचैन होकर कहा, उस्ताद,
आज मुझे कुछ अजीब लग रहा है और ऐसा एहसास मैंने पहले कभी नहीं किया। फिर मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम देखना। फिर मैंने बस रोकी और उन दोनों आदमियों को लिफ्ट दे दी। अब वह दोनों आदमी पीछे सीट पर जाकर बैठ गए और फिर हमने अपनी बस को आगे बढ़ा लिया। अब रात पूरी तरह से ढल चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल और रात अब डरावने लगने लगी थी। हमारी बस उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ ही रही थी और रात की सर्द हवा के साथ साथ एक अजीब सा सन्नाटा भी माहौल पर छा गया। ना सड़क पर कोई गाड़ी, ना कोई पैदल चलने वाला यात्री और ना ही किसी जानवर की कोई आवाज। सब कुछ जैसे धमसा गया था। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था और चारों तरफ हमारी बस की हेडलाइट की रोशनी थी और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल खामोशी से खड़ा था, जैसे वह भी हमारी हर हरकतों को देख रहा हो। अब कुछ देर तक बस चलाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे 3 लोग खड़े हैं, एक आदमी, एक औरत और उनके साथ एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल तक के बीच होगी। वह तीनों हमारी तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे हमसे लिफ्ट मांग रहे हो। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। मैंने बस की रफ्तार धीमी की और उनसे पूछा, चिंटू, सामने यह लोग हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं, क्या कहते हो, इन्हें लिफ्ट दे दी जाए या नहीं? चिंटू ने उन लोगों की तरफ गौर से देखा, फिर थोड़ा हैरानी से कहा, बड़ी अजीब बात है उस्ताद, इतनी रात को यह लोग इस जंगल के बीचों बीच सड़क पर क्या कर रहे होंगे? उनकी हालत को भी मैंने गौर करते हुए देखा कि औरत ने घूंघट डाल रखा था और वह आदमी अपनी जगह एकदम सीधा खड़ा था और उनके साथ वह छोटी सी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी मासूम सी आंखें हमारी बस की तरफ टकटकी लगाए हुए थी। चिंटू ने उस बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद, इनके साथ यह छोटी सी बच्ची है, शायद इन्हें सच में मदद की ज़रूरत होगी। और उस मासूम बच्ची की तरफ देखकर मुझे भी उस पर तरस आने लगा। मैंने चिंटू की ओर देखा और कहा, ठीक है चिंटू, शायद हमें इन्हें लिफ्ट दे देनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी बस को रोक लिया। अब वो तीनों हमारी बस की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही वह हमारी बस के दरवाजे के पास पहुँचे, तभी मेरे कंडक्टर चिंटू ने उसे कहते हैं कि आप लोगों को कहाँ जाना है। उनमें से वह आदमी चिंटू से कहता कि हमें आगे जो गांव है वहाँ तक जाना है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम यहाँ फंस गए हैं। चिंटू ने उनकी हालत को देखते हुए कहा, ठीक है, आप लोग चढ़ जाइए, लेकिन इतनी रात में इस सुनसान जगह पर कैसे फंस गए? आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने भी सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी मुश्किल हो जाएगी। बच्ची को ठंड लग रही है, इसलिए जल्दी घर पहुँचना जरूरी है। औरत ने अब भी अपना घूंघट नहीं हटाया था और बच्ची अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। फिर चिंटू ने उन्हें बस में बैठने का इशारा किया। अब वह तीनों धीरे से बस की पिछली सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर चिंटू बस का दरवाज़ा बंद करता है और मेरे साथ मेरे करीब बैठ जाता है। उसके बाद मैं फिर बस चलाना शुरू कर देता हूँ। अब हम फिर से उस अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन बस के अंदर का माहौल अब पहले से ज़्यादा भारी लगने लगा था। उनके गाड़ी में चढ़ने के बाद बस में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। बस के अंदर का माहौल अब कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गाड़ी को किसी ने बर्फ़ की चादर से ढक दिया हो। चिंटू ने अभी अपनी जैकेट के बटन कसकर बंद कर लिए और मुझे भी अब काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। बस के शीशों पर ठंड की धुंध जमा होने लगी थी, जिससे बाहर का नज़ारा भी धुंधला हो गया। हर सांस के साथ ठंडी हवा का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। गाड़ी के अंदर की यह अजीब सी ठंड हमें बेचैन करने लगी थी। चिंटू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद, यह ठंड कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ यार चिंटू, ठंड तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अब जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, ठंड का माहौल उतना ही ज़्यादा होता जा रहा था। मुझे बस चलाने में अब काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे हाथ
सुन्न हो गए थे। ऐसा लग रहा था मैं ज़्यादा देर बस नहीं चला पाऊंगा। मुझे भी ऐसा एहसास आज तक नहीं हुआ था जैसा एहसास आज हो रहा था। अब हमारी बस जंगल के बीचों बीच उस सुनसान सड़क पर चल रही थी। कुशालपुर का रास्ता अभी भी 2 घंटे दूर था। आसपास किसी भी तरह की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ हमारी गाड़ी के इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उस गहराई रात के सन्नाटों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। रास्ते के दोनों ओर सिर्फ घना जंगल और पेड़ों के साए दिखाई दे रहे थे, मानो वह भी हमारी गाड़ी के साथ चलते हुए हमें देख रहे हो। अब जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े, अचानक से बस के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगी। मैंने और चिंटू ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अभी अचानक बस को जोर जोर से झटके लगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस को पीछे से धक्का दे रहा हो। अभी मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही हमारी बस सड़क के बीचों बीच रुक गई। फिर हमारी बस की हेडलाइट भी ऑफ हो गई, जिसकी वजह से अब हमें बस के सामने की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस में अब अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं और मेरा कंडक्टर चिंटू एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद चिंटू ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन करके मेरी तरफ किया। अब चिंटू ने डर के मारे मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद यह सब क्या हो रहा है? ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने भी घबराहट से उसे देखा, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा, शायद बस में कोई तकनीकी खराबी आ गई है जिसकी वजह से यह सब हुआ है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है चिंटू, आज ही तो हमने आज बस की सर्विस करवाई और इंजन का काम करवाया, तब भी यह सब कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि आखिर बस में क्या समस्या हुई है। ऐसा कहकर मैं अपनी सीट के पीछे से एक बैग निकालता हूँ जो मेरा होता है, और उसमें से एक टॉर्च होती है जिसमें मैं हमेशा साथ रखता हूँ ताकि कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए। और शायद आज मुझे उसकी ज़रूरत पड़ ही गई। टॉर्च की लाइट ऑन करता हूँ और अपनी बस के बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। तभी मेरा कंडक्टर चिंटू मुझसे कहता है, उस्ताद बाहर मत जाओ। तो मैं उससे कहता हूँ, क्यों, क्या हुआ चिंटू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो मुझसे कहता, उस्ताद इस सुनसान सड़क पर बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। जो भी आज तक मैंने इस रास्ते के बारे में सुना है उसमें से सारे हादसे रात के वक्त ही हुए हैं। इसलिए उस्ताद मैं आपको मना कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उसे कहता हूँ, चिंटू यार तुम फिर से वही बात पकड़ कर बैठ गए। कुछ नहीं होगा, और अगर मैं बाहर नहीं गया तो हमें पूरी रात इस सड़क पर बितानी पड़ेगी। और तुम्हें तो पता ही है कि इस सड़क पर रात बिताना कोई आसान बात नहीं है। ठंड इतनी है कि कुछ ही मिनटों में हमारे जिस्म का खून जम जाएगा और शायद हमें जान से भी हाथ धोना पड़े। फिर मैं चिंटू से कहता हूँ, तुम भी मेरे साथ बाहर चलो, हम दोनों देखते हैं कि आखिर इस बस में क्या खराबी आ गई है। मेरी बात सुनकर चिंटू भी मेरे साथ बस के बाहर आ जाता है। बस के बाहर आते ही मैंने देखा कि चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है, लेकिन मैंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और इंजन का मुआयना करने का सोचा। फिर मैंने इंजन का बोनट खोला और अपनी टॉर्च की रोशनी से उसकी जांच करने लगा, लेकिन मुझे कुछ खास समस्या नजर नहीं आई। फिर मैंने टायरों की ओर देखा तो मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह झटके और बस का यूं बीच सड़क पे रुक जाना मुझे अजीब लगा। मैं इस सोच में डूब गया कि आखिर यह सब हुआ कैसे। अभी भी मैं यह सोच रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आती है और वह आदमी मुझसे कहता है, उस्ताद जी क्या हो गया, आपने बीच सड़क पे बस क्यों रोक दिया? दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि यह वही आदमी था जो अपने साथी के साथ हमारी बस में शहर के थोड़े आगे से बैठा था, और वह बस के बाहर आकर हमसे पूछ रहा था कि क्या हुआ, आपने बस क्यों रोका है। पहले तो मैं और मेरा कंडक्टर उसकी आवाज़ सुनकर अचानक से चौंक गए, लेकिन फिर मैं उससे कहता हूँ, भाई साहब बस में कुछ खराबी आ गई है, इसकी वजह से बस रुक गई है, हम लोग देख रहे हैं कि आखिर क्या समस्या हुई है। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो मैं उससे कहता, आप क्या मदद करेंगे हमारी,
शायद बस में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या है। तो वह आदमी मुझसे कहता, मैं एक मैकेनिक इंजीनियर हूँ और शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर आदमी दोबारा से इंजन को चेक करता है और कुछ वक्त के बाद मुझसे कहता, अब आप बस को स्टार्ट करके देखो। उसकी बात सुनकर मैं बस में चढ़ जाता हूँ और बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बस एक हल्की सी खड़खड़ आहट करती है और फिर बंद हो जाती है। उसके बाद मैं फिर से एक बार बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार बस स्टार्ट हो जाती है और बस की हेडलाइट्स भी ऑन हो जाती है। बस स्टार्ट हो जाने के बाद मैं काफ़ी खुश हो जाता हूँ और उस आदमी का शुक्रिया करता हूँ। उसके बाद मेरा कंडक्टर चिंटू और वह आदमी बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार वह आदमी हमारे साथ कैबिन में बैठ जाता है। फिर हम बस को आगे बढ़ा लेते हैं। अब मैं उस आदमी से कहता हूँ, अगर आज आप ना होते तो शायद हमको आज की रात यहीं गुजारनी पड़ती। तो फिर वो भी हमसे मजाक में कहता, भाई साहब शायद आपके साथ साथ हमको भी रात यहीं गुजारनी पड़ती। फिर मैं उस आदमी से कहता हूँ, आप कहाँ तक जा रहे हो? तो वह आदमी मुझसे कहता, हम अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। यहाँ आगे एक गांव आता है, हमारा दोस्त वहीं रहता है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। उसके बाद मैं उस आदमी से कहता हूँ, आप पीछे जाकर अपने दोस्त के साथ आराम से बैठ जाइए। जैसे ही वह गांव आएगा मैं आपको बता दूंगा। मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है, मेरे साथी तो पीछे सीट पर आराम कर रहा है और मैं भी उसके साथ बैठकर आराम ही कर रहा था, लेकिन बस को अचानक से रुकता देखा मेरी नींद टूट गई और फिर मैं जाग गया। वैसे भी मैं काफ़ी देर से आराम करके थक गया हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आगे कैबिन में बैठकर बातें कर ली जाए। फिर वह आदमी हमारे साथ हमारे कैबिन में ही रहा और हम तीनों बात करने लगे। जिस गांव में उस आदमी को जाना था वह गांव अभी भी 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। हमें लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन शायद हमें इस बात का पता ही नहीं था कि आगे चलकर हमारे साथ जो होने वाला है उसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी हम कैबिन में बात कर ही रहे थे कि अचानक मेरा कंडक्टर चिंटू मुझसे कहता है, उस्ताद मैं पीछे सवारियों का टिकट काट कर आता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उन लोगों को कहाँ तक जाना है। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि मेरा कंडक्टर उन तीनों सवारियों की बात कर रहा है जिनके हमने थोड़ी देर पहले अपनी बस में लिफ्ट दी थी, जिनमें एक आदमी, एक वो घूंघट वाली औरत थी और साथ में उनकी वो छोटी सी लड़की जो बस अपनी आखिरी सीट पर जाकर बैठे थे। उसके बाद मेरा कंडक्टर चिंटू जैसी कैबिन से बाहर जाता है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो डर के मारे कांप जाता है। उसके बाद वो अपने आप को कैबिन में डर के मारे कांप रहा होता है। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। उसको ऐसा देखकर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मेरे बार बार पूछने पर भी वह एक मूर्ति की तरह खड़ा होकर बस के पीछे की तरफ देख रहा था। अब मेरे साथ वाला आदमी भी मेरे कंडक्टर से पूछता है, भाई साहब आपको क्या हो गया है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसकी बात सुनकर मेरा कंडक्टर चिंटू अपनी उंगलियों से बस के पीछे की तरफ इशारा करता है। उसके इशारे करते ही वह आदमी भी अब खड़ा हो जाता है और वो भी कैबिन के पीछे जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वह पीछे की ओर जाने की कोशिश करता है उसको भी वही हाल होता है जो मेरे कंडक्टर चिंटू का हुआ था, मतलब वो भी डर के मारे कांप जाता है और एकदम से कैबिन में भागकर मेरी सीट को कसकर पकड़ लेता है। उसको ऐसा करते देख मैं उससे पूछता हूँ, भाई साहब आखिर क्या हुआ, क्या देख लिया आप दोनों ने जो आप दोनों डर के कांप रहे हो? लेकिन मेरे बार बार पूछने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर मैं भी थोड़ा घबरा सा गया और सोचता हूँ कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या देख लिया जो इन दोनों की ऐसी हालत हो गई। अब मैं उन दोनों से कहता हूँ
कि आप लोग मेरे बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बस को साइड में रोक कर देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है पीछे, जिसे देखकर आप लोगों की यह हालत हो गई है। अभी मैंने ऐसा कुछ बोला ही था कि तभी मेरा कंडक्टर चिंटू थोड़ी हिम्मत करके मुझसे कहता है, उस्ताद ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, अगर आपने बस को रोक दिया तो शायद हम तीनों इसी वक्त मारे जाएंगे और बस के चलते रहने से भी मारे जाएं, लेकिन कुछ मिनट तक हमारी जिंदगी बच जाएगी। फिर मैं चिंटू से कहता हूँ कि आखिर बताओगे भी हुआ क्या है? तो चिंटू डर के मारे हल्की सी आवाज में मुझसे कहता है, उस्ताद जी जो 3 आदमी है वह इंसान नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मैं चिंटू से कहता हूँ कि तुम पागल हो गए हो, इंसान नहीं है तो कौन है? वह मेरे ऐसे पूछते ही मेरी सीट को कसकर जिस आदमी ने पकड़ा हुआ था, जो हमारे साथ कैबिन में बैठा हुआ था, वह आदमी भी डरते हुए मुझसे कहता है कि भाई साहब आपका कंडक्टर ठीक बोल रहा है, तीनों इंसान नहीं है बल्कि कोई प्रेत है। उसकी यह बात सुनकर अब मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर मेरे कंडक्टर चिंटू ने मुझसे कहा, उस्ताद जैसे ही मैं पीछे की ओर टिकट काटने के लिए जा ही रहा था, मैंने देखा उन तीनों सवारियों का रूप बदल चुका था और वह तीनों इतने भयानक लग रहे थे कि उन्हें देखकर मेरी रूह कांप गई उठी और मैं थर थर कांपने लगा। वो आदमी जो पहले एक सामान्य सा इंसान लग रहा था, अब एक भूतिया आकृति में बदल चुका था। उसका पूरा शरीर झलक काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आग में झुलस कर निकला हो। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी, जैसे उसमें कोई अजीब सी आत्मा समा गई हो। और जो वो औरत उस आदमी के साथ हमारी बस में चढ़ी थी, उस औरत ने अपना घूंघट उठा लिया था। उसके लंबे डरावने बाल हवा में लहराते हुए खौफनाक माहौल बना रहे थे। वह औरत उस आदमी से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उस्ताद जी उसकी तो आंखें ही नहीं थी, आंखों की जगह खाली गड्ढे नजर आ रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह से कटा फटा और विकृत दिखाई दे रहा था। उसके हाथों के नाखून बेहद लंबे और तीखे थे। उसकी बड़ी बड़ी दांतों की धार जो होठों से बाहर झांक रही थी, उन पर खून भी लगा हुआ था। उस्ताद जी इतना ही नहीं, और भी सुनिए। वो छोटी सी मासूम दिखने वाली बच्ची थी ना, जिसे देखकर हम दोनों का दिल पिघल गया था, वह भी अब एक छोटी सी प्रेत के रूप में बदल चुकी है। वह तीनों मिलकर एक आदमी को नोच नोच कर खा रहे हैं। उस्ताद जी यह वही आदमी है जो इन भाई साहब के साथ हमारी बस में चढ़ गया था। उस आदमी का सीना पूरी तरह से फट चुका था और उसके शरीर के अंगों को वह औरत जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और वो आदमी दोनों मिलकर खा रहे थे। वो छोटी सी लड़की जो अब एक छोटे से प्रेत में बदल चुकी थी, उस आदमी का गला फाड़कर उसका खून पी रही थी। उस्ताद जी ऐसे डरावना नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ और डर के मारे कांप रहा हूँ। और इतना तो मुझे पता है कि आज हम सब खत्म हैं। अगर आपने बस को रोक दिया तो इन तीनों को पता चल जाएगा कि हमें उनकी सच्चाई का पता लग चुका है और फिर वह हमें उसी वक्त मार डालेंगे। चिंटू की यह बातें सुनकर मेरी हालत और खराब हो जाती है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। इतनी ठंड में भी मेरे माथे पर पसीना आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम आखिर बचे कैसे। ये हमारे साथ बैठा आदमी अचानक फूट फूट कर रोने लगा। चिंटू उसे पूछता है, भाई साहब आपको अचानक क्या हो गया है? वह आदमी कहता है, जिस उन तीनों प्रेतों ने मार डाला वह मेरे करीबी दोस्त था और मैं उसे बचा भी नहीं पाया। अब हमारी बारी है, अब हम भी मरने वाले हैं।
उसकी यह बात सुनकर मैं उसे थोड़ी हिम्मत देता हूँ। मैं बोलता हूँ, अभी रोने का वक्त नहीं है, हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अभी वो प्रेत उस आदमी को खाने में व्यस्त है, हमें जो भी करना होगा अभी करना होगा। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन डर के मारे हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक से बस के पीछे से हमें एक चीख सुनाई देती है और उस चीख को सुनकर हम सब अब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन हमने उस चीख को नजरअंदाज किया क्योंकि हमें पता था कि यह उन प्रेतों का कोई जाल होगा जिसमें वह हमें फंसाना चाहते हैं। हमें इस बात का पता था कि वह चाहते हैं कि हम उस चीख को सुनकर पीछे की तरफ जाएं और वह हमें आराम से मारकर खा जाएं। अब बस में ज्यादा देर तक रहना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे लग रहा था कि हम तीनों अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद एक छोटी लड़की के रोने की आवाज आती है और यह आवाज भी बस के पीछे वाली साइड से ही आ रही थी। उस रोने वाली आवाज को सुनकर हमारी बस में डर का माहौल अब और भी ज्यादा हो गया था। हम तीनों कैबिन में कांप रहे थे। अब मेरा कंडक्टर चिंटू और वह आदमी एक दूसरे को पकड़कर मेरी ड्राइविंग सीट के पास बैठे थे। मेरी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। अब हम सभी भगवान को याद कर रहे थे और कह रहे थे, हे भगवान, हमारी जान बचा लो, आज हमें इस मुसीबत से बचा लो, कुछ भी करो भगवान, लेकिन हमारी रक्षा करो। ऐसा कहकर मैंने बस को चलाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद मुझे सड़क के किनारे कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। दूर से वह आग की तरह लग रहा था। मैंने सोचा कि यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। मैंने अपने कंडक्टर चिंटू और उस आदमी को भी उस आग के बारे में बताया और उन दोनों को भी अपनी जिंदगी के बचने की थोड़ी उम्मीद लगने लगी। अब मैं अपनी बस को उस जगह तक जल्दी पहुंचाना चाहता था ताकि हमें कोई मदद मिल सके। अब हमने बस को थोड़ा तेजी से उस दिशा में बढ़ाना शुरू किया, लेकिन मन में डर भी बरकरार था कि यह भी कोई छलावा तो नहीं। अब हम जैसे ही उस आग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि तभी हमें अपनी बस के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि वह तीनों प्रेत अब हमारे करीब कैबिन की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे ही हमें उनके कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है, हमारे दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो जाती है। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा दिल अभी बाहर निकल आएगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके उन दोनों से कहा, हम लोग अब आगे के करीब पहुंचने वाले हैं, तुम लोगों को थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। अगर जिंदगी चाहते हो तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। फिर मैं उन दोनों से कहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। मैं अपनी बस की खिड़की को खोल कर रखता हूँ। जैसे ही हम आग के पास पहुँचेंगे, मैं खिड़की से बाहर कूद जाऊंगा। तुम लोगों भी मेरे पीछे कूद जाना और कूदने के बाद जितनी जल्दी हो सके उस आग के पास पहुंच जाना। पर ध्यान रहे, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आग के पास पहुंचने की कोशिश करना। अगर हम में से कोई भी आग के पास नहीं पहुंच पाया तो फिर याद रखना कि जो हाल हमारे बस में उस आदमी का हुआ है वही हाल हमारा होगा और फिर हमें उन प्रेतों से कोई भी नहीं बचा सकता। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे यह भी पता है कि बस से कूदने के बाद हमें काफी ज्यादा चोट भी लग सकती है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए इतना जोखिम तो हमें लेना ही पड़ेगा। मेरी बात को सुनकर वह दोनों मान जाते हैं। अब मैं अपनी बस की खिड़की को खोल लेता हूँ, लेकिन कूदने से पहले अपनी बस की गति को भी थोड़ा धीमे कर लेता हूँ। ज्यादा धीमा भी नहीं कर सकता क्योंकि फिर उन प्रेतों को हम पर शक हो जाता। कूदने के बाद सड़क पर मैं थोड़ा घसीटता हुआ गिर जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बाजू में थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन मैं खुद को संभालता हूँ और उस आग की तरफ भागता हुआ जाता हूँ। मेरे कूदने के बाद मेरे कंडक्टर चिंटू और उस आदमी ने भी बस से छलांग लगा दी और उन दोनों को भी थोड़ी बहुत
चोट आ जाती है। फिर मैं उन दोनों को काफी जोर से आवाज देकर कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके खुद को संभाल कर भागो और मेरी तरफ आ जाओ। फिर वह दोनों ही काफी तेजी से मेरे पास पहुंच जाते हैं और अब हम तीनों ही सड़क के किनारे की ओर चले जाते हैं जहां वह आग जली हुई थी। हम सबके कूदने के बाद हमारी बस सड़क के सामने की ओर एक बड़े पेड़ के साथ टकरा जाती है। बस के टकराते ही बस के अंदर में से काफी भयानक चीखें हमें सुनाई देती है। वह चीखें इतनी भयानक होती है कि उनको सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। अब हम उस आग के पास जाते हैं। जब हम आग के पास पहुंचे तो हमें एक आदमी दिखाई दिया जिसकी वेशभूषा से लग रहा था कि वह कोई अघोरी है जो आग के पास बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे। उनके चारों तरफ कुछ जानवरों की हड्डियां और राख बिखरी हुई थी। उनके शरीर पर राख मली हुई थी और उनके सामने एक इंसानी खोपड़ी भी रखी हुई थी। उनका चेहरा अंधेरे में भी चमक रहा था, मानो उनके पास कोई अलौकिक शक्ति हो। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उस अघोरी बाबा के पास जाकर कहा, बाबा हमारी मदद करो, हमारी जान को खतरा है। हमारे पीछे 3 लोग पड़े हुए हैं जो इंसान नहीं है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कोई प्रेत हो। बाबा हमें इस मुसीबत से बचाओ, अब आपका ही सहारा है। मेरी बातों को सुनकर अघोरी बाबा ने अपनी आंखों को खोला और हमें ध्यान से देखा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम लोगों की समस्या का जानता हूँ। यह तीनों प्रेतें काफी समय से भटक रही है और आज वह तुम्हारी बस में चढ़ गई, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं उनकी मुक्ति का उपाय करूंगा। फिर अघोरी बाबा ने अपने पास रखी एक छोटी सी पोटली से कुछ भभूति निकाली और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस भभूति को हमारी बस की तरफ फेंका। उसके बाद उस अघोरी बाबा ने एक लकीर को हमारे चारों तरफ खींच दिया और फिर हमें आदेश दिया कि हम उस लकीर से बने घेरे में ही रहें। फिर उन्होंने हमें कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर अपने कदम मत रखना। उसके बाद वह अघोरी बाबा बस के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाते जाते हमसे फिर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गलती से भी इस घेरे के बाहर मत आना। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इस घेरे के पास पार करने की सोची, फिर समझ लेना वो आदमी नहीं बच पाएगा। ऐसे कहने के बाद वह अघोरी बाबा बस की तरफ चला जाता है। उसके बाद वो दोबारा से अपनी भभूति उस बस की तरफ फेंकते हैं और जोर जोर से दोबारा मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं और उनके ऐसे करने से बस के अंदर से बहुत अजीबो गरीबे चीखें सुनाई देने लग जाती है। उन चीखों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन प्रेत आत्माओं को बाबा के मंत्रों से तकलीफ हो रही हो। अब अचानक से काफी तेज हवा चलने लगती है और उस हवा की वजह से हम लोगों को काफी तेज धक्के लग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने खुद को संभाले हुए रखा था और एक बात को दिमाग में रख लिया था कि अगर इस बाबा के घेरे से हम बाहर निकल गए तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हम तीनों ने खुद को काफी हिम्मत से उस घेरे में बनाए रखा था। अब थोड़े समय के बाद बस में से उन चीखने की आवाज निकलना बंद हो जाती है और फिर धीरे धीरे वह तेज हवा भी बंद हो जाती है। अब अघोरी बाबा ने भी अपने मंत्र का उच्चारण बंद कर दिया था। फिर कुछ वक्त बाद वह अघोरी बाबा हमारे पास आते हैं और फिर हमसे कहते हैं, अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे प्रेत आत्माएं अब मुक्त हो चुकी है, अब तुम सब सुरक्षित हो। फिर हम सब ने उस अघोरी बाबा का धन्यवाद किया। उसके बाद हम उस घेरे से बाहर आ जाते हैं। फिर मैं उस अघोरी बाबा से कहता हूँ, बाबा आज आपकी वजह से हम सब बच पाए। अगर आज आप हम लोगों की मदद ना करते तो शायद वह प्रेत आत्माएं हमें आज मारकर खा जाती। मेरी बात सुनकर वह अघोरी बाबा मुझसे कहते, मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और तुम सब पर महादेव का आशीर्वाद था जो मैं तुमको यहाँ पर दिखा। तुमको मैंने नहीं बल्कि महादेव ने बचाया है।
उनके ऐसा कहने के बाद वे हमें आगे बढ़ने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। उसके बाद हम तीनों अपनी बस की तरफ चले जाते हैं जो कि एक पेड़ के साथ टकराई थी, लेकिन बस सड़क पर ही थी। पेड़ से टकराने की वजह से बस के आगे के शीशे टूट गए थे, लेकिन बस को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद मैं बस में चढ़ जाता हूँ, बस को स्टार्ट करता हूँ और वो स्टार्ट भी हो जाती है। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि हमारी बस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बस स्टार्ट हो गई। फिर मैं अपनी बस में बैक गियर लगा के बस को पीछे की ओर करता हूँ। उसके बाद मेरे कंडक्टर चिंटू और वो आदमी भी बस में चढ़ जाते हैं। फिर हम तीनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले मैं उस जगह की तरफ देखता हूँ जहाँ उस अघोरी बाबा ने आग जलाई थी। हैरान की बात तो यह थी कि उस जगह पर ना तो कोई अघोरी बाबा दिखाई दिया और ना ही कोई जलती हुई आग दिखाई दे रही थी। लेकिन जो भी हो, आज अगर हम लोग जिंदा हैं तो यह सब उस अघोरी बाबा की वजह से है। उसके बाद हम अपनी बस को काफी तेजी से वहां से निकलकर ले जाते हैं और दोबारा कसम खाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उस रास्ते पर कभी भी रात में बस नहीं चलाऊंगा। और फिर कुछ महीनों बाद मैंने अपना ट्रांसफर उस जगह से दूसरी जगह करवा लिया था, लेकिन आज भी उस रात को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ऐसी कहानी और भी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। जाते जाते जोर से एक बार बोल दीजिए, हर हर महादेव।